हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 12 पृथ्वी से परे का अध्ययन करेंगे। नुब्रा लद्दाख का एक रमणीय क्षेत्र है। यहाँ के एक गांव में 11 वर्ष की एक बालिका यांगडोल और उसका जुड़वा भाई दोरजे रहते हैं। देखिए बच्चों, ये लद्दाख का एक क्षेत्र नुब्रा है। उन्हें उनके परिवेश के गगनचुंबी पर्वत शिखरों और हिमनदों से तो प्रेम है, लेकिन जगमगाते तारों से भरे रात्रि आकाश को देखना उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। चित्र 12.1। नुब्रा में मौसम लगभग बादल रहित रहता है। यहाँ वायु प्रदूषण एवं प्रकाश ना के बराबर होने के कारण रात में आकाश बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यांगडोल और दोरजे एक के बाद एक कई रातों तक तारों का अवलोकन करते हैं और असीम विस्मय का अनुभव करते हैं। चित्र 12.1। लद्दाख में एक अत्यंत अंधेरे स्थान से रात्रि आकाश का सौंदर्य। ये देखिए, बचपन से ही यांगडोल एवं दोरजे अपने परिवार के बड़े सदस्यों से तारों के संबंध में रोचक कहानियां सुनते आए हैं। उन्होंने सुना है कि प्राचीन काल में साफ आकाश के कुछ विशिष्ट तारे नुब्रा से होकर जाने वाले कारवां के लिए दिशा सूचक का काम करते थे। दोनों बच्चे सोचते रहते हैं कि तारे ना जाने कितने बड़े हैं और कितनी दूर हैं। उन्हें तारों के बीच कुछ ऐसे पैटर्न ढूंढने में आनंद आता है जो उन्हें कुछ परिचित वस्तुओं की याद दिलाते हैं। क्या आपने रात्रि आकाश में तारों को देखकर उन्हें उसी प्रकार काल्पनिक रेखाओं द्वारा जोड़ने की कोशिश की है, जैसे हम बिंदुओं और रेखाओं को जोड़कर चित्र बनाते हैं? क्रियाकलाप 12.1। आइए बिंदुओं को जोड़कर पैटर्न बनाएं। चित्र 12.2 में रात्रि आकाश के एक भाग में चमकीले तारों को दर्शाया गया है। इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और इसमें तारों के एक समूह द्वारा बने पैटर्न की कल्पना कीजिए। तारों को रेखाओं द्वारा जोड़िए और पैटर्न बनाइए। आपके द्वारा बनाए गए पैटर्न से मिलते जुलते जिस जंतु या वस्तु का विचार आपके मन में आता है, उसका नाम अपने पैटर्न के पास लिखिए। बच्चों, जैसे ये बिंदियां हैं, आप इन्हें आपस में जोड़िए और आपको उससे मिलते जुलते किसी भी चीज, जानवर, पशु पक्षी, किसी का भी नाम आता है याद, तो उसको आपको लिखना है। उपरोक्त चरणों को दोहराइए और कुछ अन्य पैटर्न बनाइए। अब अपने पैटर्न से संबंधित कोई रोचक कहानी सोचिए। आपने जो पैटर्न बनाया है उसकी तुलना अपने मित्रों द्वारा बनाए गए पैटर्न से कीजिए। क्या ये पैटर्न एक जैसे हैं या भिन्न हैं? अपनी कहानी दूसरों को सुनाइए और उनकी कहानी आप सुनिए। क्या आपने और आपके साथियों के पैटर्न, नाम और कहानी अलग-अलग हैं? अगर ऐसा है तो क्या यह रोचक बात नहीं है? बच्चों, रात्रि आकाश का यह एक भाग है। 12.1। तारे और तारामंडल। हमें रात्रि आकाश में अनेक तारे दिखाई देते हैं। कुछ तारे चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। कुछ तारों के समूह ऐसे पैटर्न बनाते हुए प्रतीत होते हैं जिनकी आकृतियां कुछ जानी पहचानी वस्तुओं से मिलती जुलती हैं। बहुत समय पूर्व जब रात्रि आकाश का अवलोकन हमारे पूर्वजों का एक प्रमुख मनोरंजन साधन था, उन्होंने तारों के इस पैटर्न की पहचान जंतुओं, वस्तुओं अथवा कहानियों के पात्रों के रूप में की। अनेक सभ्यताओं में पैटर्न के नाम उनकी अपनी कहानियों पर आधारित थे। इन काल्पनिक आकृतियों ने आकाश में तारों को पहचानने में उनकी सहायता की। तारों और उनके पैटर्न की पहचान प्राचीन काल में यात्रियों के लिए एक उपयोगी कौशल था। आधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन से पहले, बल्कि चुंबकीय दिक्सूचक के आविष्कार से भी पहले, इन पैटर्नों ने नाविकों और अन्य यात्रियों की सागर में और पृथ्वी पर दिशा ज्ञात करने में सहायता की। अभी भी आपातकालीन स्थितियों में इसका उपयोग वैकल्पिक विधि के रूप में होता है। पूर्व काल में तारा समूहों के पैटर्न को तारामंडल कहा जाता था। वर्तमान में आकाश के उन भागों को तारामंडल कहा जाता है जिनमें ये पैटर्न है, क्योंकि आकाश के इन भागों में प्रायः तारों के पैटर्न की ही प्रधानता होती है। इसलिए सामान्यतः तारामंडल शब्द का उपयोग
तारों के समूह के रूप में भी किया जाता है। चित्र 12.3 में कुछ तारामंडल दर्शाए गए हैं। इनकी सहजता से पहचान की जा सके, इसके लिए तारों को काल्पनिक रेखाओं द्वारा जोड़ दिया गया है। तारामंडल ओरायन को प्रायः शिकारी के रूप में निरूपित किया जाता है। इस तारामंडल के बीचों बीच जो 3 तारे हैं वे शिकारी की पेटी यानी बेल्ट कहलाते हैं। कुछ लोग कल्पना करते हैं कि शिकारी ओरायन एक बैल तारामंडल वृष या टारस से युद्ध कर रहा है तथा ओरायन का कुत्ता तारामंडल कैनिस यानी मेजर उसके पीछे चल रहा है। कैनिस मेजर तारामंडल का तारा लुब्धक सीरियस रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा है। आइए और भी जानें। विभिन्न संस्कृतियों ने तारामंडल की परिसीमाओं को अलग-अलग ढंग से निर्दिष्ट किया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने अंतरराष्ट्रीय सहमति से तारामंडल की परिसीमाओं को परिभाषित किया। आधिकारिक रूप से 88 तारामंडल सूचीबद्ध किए गए हैं और इस प्रकार संपूर्ण आकाश को 88 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आकाश के इन क्षेत्रों को अब तारामंडल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये देखिए बच्चों, ये जो चमकते हुए बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तारे हैं। अब देखिए, लाल रंग की रेखाओं से इसे जोड़ा गया है। ये ओरायन है यानी शिकारी। और ये देखिए, ये एक कुत्ते की आकृति में है और इसको कहा गया है कैनिस मेजर, जो कि ओरायन यानी शिकारी के पीछे है। और यहाँ पे ये जो तारा आप देख रहे हैं, ये लुब्धक है सीरियस, जो कि सबसे चमकने वाला तारा है। और यहाँ पे देखिए, इन तारों को मिलाकर एक वृष टॉरस की आकृति बनाई गई, यानी एक बैल जिसका कि यह शिकारी शिकार कर रहा है और इस शिकारी के पीछे एक कुत्ता है। चलिए ये देखें चित्र 12.3 में कुछ तारामंडल और तारे लाल रेखाएं तारों के पैटर्न दर्शाती हैं, जबकि हरी रेखाएं आकाश के भागों को दर्शाती हैं। चित्र में दर्शाई गई रेखाएं आकाश में दिखाई नहीं देती हैं। इन्हें केवल पहचान की सुविधा के लिए बनाया गया है। बच्चों, आकाश में आपको यह रेखाएं नहीं दिखाई देती हैं, आपने देखा होगा। यह आपकी पहचान के लिए बनाया गया है कि जब भी आप इन तारों को देखें तो इस प्रकार से आप इन्हें पहचान सकें। इस दूसरे चित्र में थोड़ा अच्छे से आपको दिखाया गया है, लाल रंग को अच्छे से प्रदर्शित किया गया है ताकि आप देख सकें। ये कैनिस मेजर है यानी लुब्धक, ये लुब्धक है। और ये ओरायन है, आद्रा, बीटलजूज, ये रोहिणी यानी कि अल्डेबरान, और ये कृतिका प्लायोडिस। आगे चलते हैं और भी जानें। भारतीय खगोल शास्त्र में नक्षत्र शब्द का उपयोग किसी तारे या तारामंडल के लिए किया जाता है। जैसे आद्रा नक्षत्र यानी ओरायन तारामंडल में बीटलजूज नाम का तारा, कृतिका नक्षत्र वृष तारामंडल में प्लायोडेज नाम का तारा समूह, अल्डेब्रान वृष तारामंडल में एक तारा है जिसे रोहिणी के रूप में जाना जाता है। चित्र 12.4 में तारों के दो पैटर्न बिग डीपर और लिटिल डीपर दर्शाए गए हैं। इसी चित्र में ध्रुव तारा भी दर्शाया गया है, जो लिटिल डीपर का अंग है। बच्चों, ये देखिए, ये सप्तऋषि बिग डीपर है। ये देखिए, एक चमचे की आकृति में है। इसी प्रकार ये भी है लिटिल डीपर, इसी का छोटा रूप है। ये भी एक चमचे जैसी आकृति में ही है लिटिल डीपर, जिसमें यहाँ पे ये देखिए, ये पोल स्टार जिसे कि ध्रुव तारा कहा जाता है वो है, जो कि लिटिल डीपर के अंतर्गत आता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है, जिसकी सहायता से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दिशा की पहचान की जा सकती है। बिग डीपर तारामंडल अर्सा मेजर का अंग है, जबकि लिटिल डीपर तारामंडल अर्सा माइनर में है। भारत में बिग डीपर को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है और पोल स्टार को ध्रुव तारा कहते हैं। बच्चों, ये देखिए, ये बालक का क्या कहना है। हम रात्रि आकाश में इनमें से कुछ तारामंडलों की पहचान कैसे कर सकते हैं?
चलिए, क्या आप जानते हैं तारामंडलों में तारों के साथ जुड़ी सामान्य क्षेत्रीय कहानियों के अतिरिक्त भारत के अनेक वनवासी समुदायों एवं जनजातियों की भी अनेक संबंध में अपनी स्वयं की कहानियां हैं। उदाहरण के लिए सप्तऋषि के वे चार तारे जो लगभग एक आयत जैसी आकृति बनाते हैं, मध्य भारत की जनजातियां उन्हें दादी माँ की चारपाई के रूप में देखती हैं और ऐसा मानती हैं कि तीन चोर अन्य तीन जो तारे हैं इसे चुरा रहे हैं। कोंकण तट के मछुआरे इन्हीं चार तारों की कल्पना एक नाव के रूप में करते हैं, जिनके अंतिम तीन तारे उस नाव की ग्रीवा हैं। 12.2 रात्रि आकाश का अवलोकन। यदि किसी रात आकाश में बादल ना हो तो वहां बड़ी संख्या में तारे दिखाई दे सकते हैं। दूसरी ओर यदि आप किसी बड़े नगर में रहते हैं तो आप पाएंगे कि आकाश कभी कभार ही साफ होता है और रात्रि आकाश में केवल कुछ तारे ही दिखाई देते हैं। यह प्रकाश प्रदूषण, धुएं और धूल की विद्यमानता के कारण होता है। रात्रि के समय कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति को प्रदूषण कहा जाता है। गांव अथवा अन्य क्षेत्रों में जहां प्रकाश प्रदूषण कम होता है, वहां बड़ी संख्या में तारे देखे जा सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आपका घर ऊंचे भवनों और वृक्षों से घिरा हो, जिसके कारण आप अधिक बड़े क्षेत्र का अवलोकन कर ही ना पाते हों। रात्रि आकाश का सर्वोत्तम अवलोकन खुले और अंधेरे स्थान से किया जाता है। क्या आप जानते हैं विश्व स्तर पर प्रकाश प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, अतः रात्रि आकाश के पिंडों के अध्ययन और अवलोकन के आनंद में कमी आती जा रही है। विश्व भर में कुछ अंधेरे आकाश वाले संरक्षित क्षेत्र एवं उद्यान स्थापित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु आकाश में अंधेरा बनाए रखने के लिए प्रकाश प्रदूषण नियंत्रित किया जाता है। कुछ संगठन प्रकाश प्रदूषण के संबंध में लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। ये देखिए बालिका क्या कह रही है। हम जिस स्थान पर हों, क्या वहां से अपनी पसंद के किसी तारामंडल अथवा तारे को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं? सभी तारे और तारामंडल पृथ्वी के सभी स्थानों से और वर्ष की प्रत्येक रात में दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए ध्रुव तारा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से नहीं देखा जा सकता है। किसी तारे या तारामंडल को पहचानने के लिए आपको यह जानने की आवश्यकता होती है कि यह तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि आकाश में इसको कहाँ देखना चाहिए। किसी तारामंडल के पैटर्न से परिचित होने के लिए आप चित्र 12.3 एवं चित्र 12.4 जैसे चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। यह जानने के लिए कि आपकी स्थिति के अनुसार कोई तारामंडल आकाश के किस भाग में और कब दिखाई पड़ेगा, आप किसी आकाश मानचित्र ऐप की सहायता ले सकते हैं, जिन्हें मोबाइल फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है या फिर अन्य ऑनलाइन संसाधन का उपयोग भी कर सकते हैं। और भी जानें, तारों, तारामंडलों एवं ग्रहों की मोबाइल फोन से पहचान हेतु स्काई मैप एक अत्यंत सुविधाजनक ऐप है। स्टेलेरियम इसी प्रकार का एक अन्य ऐप है। स्टेलेरियम का कंप्यूटर रूपांतरण अनेक विशेषताओं से युक्त है और इसे निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। रात्रि आकाश दर्शन के लिए तैयारी। वयस्कों के मार्गदर्शन में रात्रि आकाश अवलोकन हेतु किसी खुले और अंधेरे स्थान की पहचान कीजिए। ये स्थान कृत्रिम प्रकाश, ऊंचे भवनों और वृक्षों से दूर कहीं होना चाहिए। आप रात्रि आकाश में जिस पिंड का अवलोकन करना चाहते हैं, उसी के अनुसार तिथि एवं समय का चयन कीजिए। एक ऐसी रात का चयन कीजिए जिसमें आकाश में ना तो बादल हो, ना ही चंद्रमा दिख रहा हो, विशेषकर तब जब आपको ध्रुव तारा देखना हो, क्योंकि ध्रुव तारा बहुत चमकीला तारा नहीं है। आकाश के मानचित्र से युक्त कोई मोबाइल ऐप अथवा जिन तारा मंडलों को आप देखना चाहते हैं, उनकी आकृतियों के प्रिंट आउट अपने पास रखना उपयोगी होगा। दिशाएं ज्ञात करने के लिए एक चुंबकीय दिक्सूचक तथा प्रेक्षण लिखने एवं चित्र बनाने के लिए नोटबुक भी अपने साथ ले जाना अच्छा रहेगा। नियत दिन एवं समय पर किसी व्यस्त के साथ उस निर्धारित स्थान पर जाइए जहां रात्रि आकाश का अवलोकन करना है। वहां पहुंचने के पश्चात लगभग आधा घंटा प्रतीक्षा कीजिए ताकि आपके नेत्र अंधेरे के अनुसार समंजित हो जाएं। इससे आप रात्रि आकाश चित्र 12.5 का और अच्छे से अवलोकन कर पाएंगे। बच्चों, आपको कुछ सावधानी बरतनी है। रात के समय किसी वयस्क को साथ लिए बिना
खुले और अंधेरे स्थान पर ना जाएं। ये देखिए रात्रि आकाश का अवलोकन। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 वयस्क हैं, बाकी बच्चे हैं जो रात्रि आकाश का अवलोकन कर रहे हैं। रात्रि आकाश में आप सप्तऋषि और ध्रुव तारे की पहचान आसानी से कर सकते हैं। क्रियाकलाप 12.2 आइए स्थिति का पता लगाने का प्रयास करें। सप्तऋषि को देखने के लिए ग्रीष्म ऋतु के दौरान रात्रि के लगभग 9 बजे आकाश का अवलोकन करें। इसके लिए आकाश के ऊपरी भाग में क्षितिज के ऊपर देखें और सप्तऋषि को पहचानें। सप्तऋषि पहचान में आ जाए तो ध्रुव तारे की स्थिति जानने का प्रयास कीजिए। बिग डीपर के रूप में अंतिम 2 तारों को देखिए और इन्हें जोड़ने वाली एक रेखा की कल्पना कीजिए। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर की ओर आगे बढ़ाइए। इन तारों के बीच की दूरी के लगभग 5 गुनी दूरी पर इस काल्पनिक रेखा पर एक तारा दिखेगा जो बहुत चमकीला नहीं है। यही ध्रुव तारा है। इसी प्रकार आप रात्रि आकाश में चमकीले तारा ओरायन और इसमें लुब्धक तारे की पहचान भी कर सकते हैं। क्रियाकलाप 12.3 आइए पहचानने का प्रयास कीजिए। भारत में ओरायन को ज्यादा अच्छी तरह दिसंबर से अप्रैल महीनों में सूर्यास्त के बाद देखा जा सकता है, अतः इसे इसी दौरान देखिए। ओरायन के लगभग बीच में एक छोटी सरल रेखा में 3 चमकदार तारे स्थित हैं, जिसकी कल्पना शिकारी की बेल्ट के रूप में की जाती है। सबसे पहले इन 3 तारों को पहचानिए, क्योंकि ओरायन तारामंडल की पहचान का यही सबसे सरल विधि है। एक बार आपने ओरायन को पहचान लिया तो इसके पास स्थित अत्यंत चमकदार तारे लुब्धक को पहचानना आसान हो जाएगा। ओरायन के बीच के 3 तारों से गुजरती हुई सरल रेखा की कल्पना कीजिए और इस रेखा के अनुदिश पूर्व की ओर देखिए। वहीं पर आपको लुब्धक तारा दिखाई देगा। 12.3 हमारा सौर परिवार। सूर्य। सूर्य एक तारा है। यह हमारे सबसे निकट का तारा है। यह गैसों का एक अत्यंत गर्म गोला है। सूर्य अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है और यही कारण है कि यह इतना चमकदार होता है। सूर्य चित्र 12.6 ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, जो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ये देखिए बच्चों, उदित होता सूर्य। सूर्य कितना विशाल है। व्यास में यह पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा है। फिर भी यह हमें इतना छोटा दिखाई देता है, क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है। और भी जाने, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यह दूरी एक खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एयू कहलाती है। इसका उपयोग सामान्यतः सौर परिवार में बड़ी बड़ी दूरियों को सुविधाजनक व्यक्त करने के लिए होता है। सूर्य को आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड और पृथ्वी पर प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत होने के कारण अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं में देवता के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊष्मा पृथ्वी को ऐसे ताप पर बनाए रखती है जिस पर जीवन संभव हो जाता है। सूर्य का प्रकाश पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य है, जो मानवों और जंतुओं को भोजन एवं ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सूर्य जलवायु, ऋतुओं, मौसम, जल चक्र एवं पवन का कारण है, जो पृथ्वी पर जीवन के संपोषण के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा सूर्य भी एक तारा है। फिर ऐसा कैसे है कि सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है और इसका प्रकाश पूरे आकाश में फैला रहता है, जबकि अन्य तारे रात्रि आकाश में चमकदार बिंदुओं की तरह दिखाई पड़ते हैं और दिन के समय तो ये दिखाई भी नहीं देते। अन्य तारों की तुलना में सूर्य हमारे बहुत समीप है, इसलिए यह अन्य तारों की तुलना में बहुत बड़ा दिखता है। सूर्य के अतिरिक्त अन्य सभी तारे हमसे बहुत अधिक दूरी पर हैं। वे बिंदुओं जैसे दिखाई देते हैं। यद्यपि इनमें से अनेक तारे सूर्य की तुलना में बहुत बड़े हैं। दिन के समय सूर्य की चमक के कारण अन्य तारों को देख पाना संभव नहीं हो पाता है। और भी जानें, सूर्य के बाद हमारे सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंटाउरी है, जो लगभग 2,69,000 एयू की दूरी पर स्थित है। इसका तात्पर्य है कि इसकी दूरी सूर्य से हमारी दूरी की लगभग 2,69,000 गुना है। क्या आकाश में केवल तारे ही विद्यमान हैं या फिर अन्य पिंड भी हैं?
जिनकी ओर अभी तक हमारा ध्यान गया ही नहीं। आकाश में अन्य अनेक पिंड विद्यमान हैं। इनमें से कुछ पिंडों के साथ हमारी पृथ्वी और सूर्य मिलकर सौर परिवार निर्मित करते हैं। इनमें से अधिकांश पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। किसी पिंड का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमा कहलाता है। ग्रह ग्रह एक विशाल और लगभग गोलाकार पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर घूमती है, जैसा चित्र 12.7 में दर्शाया गया है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी की ही तरह अन्य ग्रह भी है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और भी जानें, सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन भी करती है। अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूम जाने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है, जो एक दिन कहलाता है। पृथ्वी की तरह ही अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। इस विषय में और अधिक ज्ञान आप अगली कक्षा में प्राप्त करेंगे। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सौर परिवार के 8 ग्रह हैं। चित्र 12.7 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं वरुण। सूर्य के सबसे निकट के 4 आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। ये चारों आकार में छोटे हैं। इनकी सतह ठोस और चट्टानी है। ये देखिए बच्चों, ये हमारा सौर मंडल है। ये है सूर्य और ये बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण है। बच्चों, ये जो आप छोटे छोटे बिंदुओं की एक पट्टी देख रहे हैं, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। चित्र द्वारा सौर परिवार का निरूपण चित्र को एक पृष्ठ में समाहित करने के लिए विभिन्न पिंडों के आकारों और उनके बीच की दूरियों को उनके वास्तविक आकारों व दूरियों के अनुपात में नहीं रखा गया है। अर्थात चित्र में पिंडों के आकार और उनके बीच की दूरियां केवल स्केल द्वारा निर्धारित नहीं की गई हैं। चलिए और भी जानें। प्राचीन काल से ही बिना किसी प्रकाशिक यंत्र की सहायता के केवल आंख से दिखने वाले ग्रहों के लिए भारत के विभिन्न भागों एवं भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों का उपयोग किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी वीनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति अथवा गुरु जुपिटर तथा शनि सैटर्न आदि। शुक्र प्रायः भोर और संध्या के समय चमकता हुआ दिखाई देता है, अतः इसे सामान्यतः भोर का तारा या संध्या का तारा कहा जाता है। हालांकि यह तारा नहीं है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि मंगल ग्रह की मृदा का रंग लाल है। पृथ्वी की सतह का एक बड़ा भाग पानी से ढका है, इसलिए अंतरिक्ष से यह नीले रंग की दिखाई देती है। इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। सबसे बाहर के 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं वरुण। पृथ्वी की तुलना में ये बहुत बड़े हैं और अधिकांशतः गैसों से बने हैं। इन विशाल गैसीय ग्रहों के चारों ओर विशाल चपटी वलयाकार संरचनाएं हैं जो धूल एवं शैल पदार्थों से बनी हैं। ग्रह अपनी अधिकांश ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं, अतः जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होता है, सामान्यतः वह ग्रह उतना ही अधिक ठंडा होता है। किसी ग्रह पर यदि वायुमंडल होता है तो वह ऊष्मा को बाहर जाने से रोक सकता है, जिसके कारण उस ग्रह के ताप में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसी कारण से शुक्र ग्रह बुध ग्रह की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर होने के बाद भी उससे अधिक गर्म होता है। और भी जानें, प्लूटो नाम का एक अन्य पिंड भी है जो वरुण ग्रह की तुलना में दूर अवस्थित है। सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा के आकार से भी छोटा होता है। जब इसकी खोज हुई थी तो इसे सौर परिवार का एक ग्रह कहा गया था, किंतु बाद में जब उसके जैसे अन्य छोटे छोटे ग्रहों की खोज हुई तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने 2006 में किसी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए आवश्यक शर्तों को पुनर्भाषित किया। इस परिभाषा के अनुसार प्लूटो सहित छोटे पिंडों को अब वामन ग्रह कहा जाता है। बच्चों, वामन ग्रह जैसे बौने ग्रह जिनका आकार छोटा होता है। चलिए पहले देखते हैं ये बालिका क्या कह रही है। जैसे हमने तारा मंडलों की पहचान की, क्या उसी तरह किसी ग्रह को भी पहचान सकते हैं?
ग्रहों में सबसे आसान शुक्र ग्रह को पहचानना होता है क्योंकि ये बहुत चमकदार है। सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र ग्रह आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड है। बुध, मंगल, बृहस्पति एवं शनि को भी सहायता के बिना किसी प्रकाशिक उपकरण की सहायता के देखा जा सकता है। ये ग्रह इतनी अधिक दूरी पर हैं कि तारों की तरह ही चमकते हुए बिंदुओं जैसे दिखाई पड़ते हैं। फिर भी हम इन ग्रहों और तारों में भेद कैसे करते हैं? ग्रहों के विपरीत तारे अधिक टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्रियाकलाप 12.4 आइए पहचानने का प्रयास कीजिए। वर्ष में अधिकतर समय आप शुक्र ग्रह को भोर अथवा संध्या के समय देख सकते हैं। अगर आप भोर के समय इसे देख रहे हैं तो सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में देखिए। जब आप संध्या के समय इसे देख रहे हैं तो सूर्यास्त के पश्चात पश्चिम दिशा में देखिए। जो ग्रह बिना किसी प्रकाशिक यंत्र की सहायता के केवल आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आकाश के कुछ पिंडों को बिना किसी सहायता के केवल आंखों से देखा तो जा सकता है, किंतु द्विनेत्री दूरबीन यानी कि बाइनोक्यूलर अर्थात दूरदर्शक यानी टेलीस्कोप चित्र 12.8 देखिए। ये देखिए बच्चों, यह है दूरदर्शक यानी टेलीस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करने से ये अधिक चमकदार और बड़े दिखाई देने लगते हैं। दूरदर्शक यंत्र ऐसे अनेक धुंधले पिंडों को देखने में भी हमारी सहायता करता है जो बिना किसी उपकरण के केवल आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। जब भी आपके क्षेत्र में कोई रात्रि आकाश दर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो आपको दूरदर्शक यंत्र के द्वारा आकाश का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। क्या आप जानते हैं, अनेक उच्च शिक्षा संस्थान विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए रात्रि आकाश अवलोकन गतिविधियों का आयोजन करते हैं। देश भर में ऐसे अनेक अव्यावसायिक खगोलीय संगठन भी हैं जो समय समय पर आकाश दर्शन कार्यक्रम आयोजित करते हैं। संग्रहालय यानी म्यूजियम एवं कृत्रिम नभमंडल प्लानिटेरियम भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। देखें बालिका क्या कह रही है। हम जानते हैं कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या कुछ ऐसे पिंड भी हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं? प्राकृतिक उपग्रह। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को सामान्यतः उपग्रह कहा जाता है। वे आकार में ग्रहों की तुलना में छोटे होते हैं। ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रहों को चंद्रमा कहा जाता है। पृथ्वी का एक चंद्रमा है, जबकि मंगल के 2 चंद्रमा हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं वरुण ग्रहों के कई चंद्रमा हैं। चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। यह अंतरिक्ष में हमारा निकटतम पड़ोसी है। पृथ्वी के विपरीत चंद्रमा पर वायुमंडल ना के बराबर है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा कितना बड़ा है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा की सतह पर वृत्ताकार कटोरेनुमा संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें गर्त यानी क्रेटर कहते हैं। चित्र 12.9 देखिए। यह देखिए बच्चों, ये गड्ढे जैसी संरचनाएं कटोरे जैसी दिख रही हैं, ये छोटे छोटे, इन्हें ही हम गर्त कहते हैं। इनमें से अधिकांश गर्त अंतरिक्ष से आई चट्टानों अथवा क्षुद्र ग्रहों के आघात से बने हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल, जल अथवा जीवन विद्यमान न होने के कारण ये विशिष्ट संरचनाएं उसकी सतह पर लंबे समय से बनी हुई हैं। यद्यपि चंद्रमा बहुत दूर है, फिर भी मनुष्य ने चंद्रमा को अधिक अच्छी तरह से समझने और खोजबीन करने के लिए इस पर अंतरिक्ष यान भेजे हैं। भारत ने भी चंद्रमा के अध्ययन के लिए 3 चंद्रयान अभियान पूरे कर लिए हैं और चौथे की तैयारी चल रही है। आइए और भी जानें। सामान्यतः कोई ऐसा पिंड जो अपने से बहुत बड़े पिंड की परिक्रमा करता हो, उसे भी उपग्रह कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। क्षुद्र ग्रह। सूर्य और ग्रह लगभग गोलाकार आकृति के होते हैं। सौर परिवार में ऐसे अनेक छोटे पिंड हैं जो चट्टानी हैं और अनियमित आकार के हैं। ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं।
इनमें से अनेक क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच अपने अपने पथों पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह क्षेत्र क्षुद्र पट्टी कहलाता है, जो कि 12.7 चित्र पर है। कभी कभी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के बहुत पास से गुजरते हैं। क्षुद्र ग्रहों का आकार 10 मीटर से लेकर लगभग 500 किलोमीटर तक होता है। धूमकेतु कभी कभी सौर परिवार के बाहरी क्षेत्रों से कुछ आगंतुक पिंड हमारे सौर परिवार में आते हैं। लंबी पूंछ वाले इन पिंडों को धूमकेतु यानी कॉमेट चित्र 12.10 कहते हैं। ये धूल, गैसों, पत्थर के टुकड़ों और बर्फ से बने होते हैं। जैसे ही कोई धूमकेतु सूर्य के निकट पहुंचता है, इसमें जमे हुए पदार्थ वाष्पीकृत होने लगते हैं। यह वाष्पित पदार्थ धूमकेतु की पूंछ बनाता है। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य से दूर जाते हैं, वे धुंधले दिखाई देने लगते हैं और एक सीमा के बाद उन्हें बिना किसी प्रकाशित उपकरण के केवल आंख से देख पाना संभव नहीं हो पाता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले कई धूमकेतुओं का पता लगाया जा चुका है। ये धूमकेतु नियत समयावधि के बाद सूर्य के निकट आते हैं। तथापि कुछ ऐसे धूमकेतु भी हैं जो सौर परिवार से पलायन कर जाते हैं। कुछ अन्य धूमकेतु टूट जाते हैं या सूर्य अथवा अन्य ग्रहों के पास पहुंचने पर उनमें गिर जाते हैं। हमने उन पिंडों के बारे में जाना जो मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। यह पिंड कौन कौन से हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह और अनेक अपेक्षाकृत छोटे पिंड जिनमें क्षुद्र ग्रह यानी धूमकेतु शामिल है। ये सब मिलकर सौर परिवार कहलाते हैं। चित्र 12.7 में देखिए। अब और भी जानें। एक प्रसिद्ध धूमकेतु हेली धूमकेतु है, जो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पिछली बार यह 1986 में दिखाई दिया था। संस्कृत तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में कॉमेट को धूमकेतु कहते हैं। भारत में विभिन्न जनजातियां इसे पुच्छया तारो यानी पूंछ वाला तारा अथवा झेंडिया तारो झंडे जैसा तारा भी कहती हैं। अनेक सभ्यताओं में लोग धूमकेतु से भयभीत होते हैं। ये भी माना जाता था कि धूमकेतु अपने साथ दुर्भाग्य लेकर आते हैं। तथापि वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए कि आज हम जानते हैं कि ये मात्र बर्फीली चट्टानों वाले आगंतुक हैं जो सूर्य के पास से होकर गुजरते हैं। हमारा तारा सूर्य सौर परिवार का सबसे बड़ा और सबसे भारी पिंड है। सौर परिवार में उपलब्ध लगभग संपूर्ण ऊर्जा का जनक सूर्य ही है। हमारे सौर परिवार के अन्य सभी पिंड सूर्य के प्रकाश को अपने सतहों से परावर्तित करते हैं और इसी चमक से चमकते हैं। अंतरिक्ष में सौर परिवार के आगे क्या है? 12.4 मंदाकिनी आकाशगंगा। चंद्रमा विहीन रात्रि आकाश में शहर की रोशनी से दूर किसी अंधेरे स्थान से अवलोकन करें तो आकाश में उत्तर के पास से दक्षिण तक व्याप्त प्रकाश की एक धुंधली पट्टी चित्र 12.11 दिखाई देती है। यह आकाश गंगा नाम की वह मंदाकिनी है जिसमें हम रहते हैं। एक मंदाकिनी में करोड़ों से लेकर अरबों तक तारे होते हैं। हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाश गंगा का ही भाग है। बच्चों, ये देखिए, लद्दाख के एक अत्यंत अंधेरे स्थान से देखने वाली मंदाकिनी आकाशगंगा। ये देखिए, यह हमारी मंदाकिनी यानी आकाशगंगा है और हमारा सौर मंडल इसी का एक भाग है। 12.5 ब्रह्मांड। हमारी मंदाकिनी से परे बाह्य अंतरिक्ष में बहुत सारी मंदाकिनियां हैं। तारों, मंदाकिनियों और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिक उनका अध्ययन करते हैं। हम अभी तक नहीं जानते हैं कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है या नहीं। हमारी मंदाकिनी में अनेक ग्रहों की खोज की गई है जो अपने तारों की परिक्रमा कर रहे हैं। अभी तक वैज्ञानिक अपने तारों की परिक्रमा करते हुए इन बाह्य ग्रहों में कहीं भी जीवन के अस्तित्व का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं कर पाए हैं, किंतु जीवन की खोज अभी भी जारी है। मंदाकिनी आकाशगंगा के परे क्या है? बच्चों, इसका पता हम अभी भी नहीं लगा पाए हैं। क्या ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं जीवन है? इसकी भी जानकारी अभी तक वैज्ञानिक ले रहे हैं। अभी इन पर खोज जारी है। तो बच्चों, हमने अध्याय 12 पृथ्वी से परे यहाँ पर समाप्त कर लिया है। अगले वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। गुड बाय एवरीवन।